हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का लेक्चर 2। तो शुरुआत करते हैं एक डायग्राम देखने से। तो ये डायग्राम बच्चों शो करता है कि एक सेल किस तरह से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। यानी सेल अपने अस्तित्व को खोकर दो डॉटर सेल्स को जन्म देती है और सेल्स के लिए दो डॉटर सेल्स को बनाना एक रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। तो बच्चों, इस पृथ्वी पर दो तरह के जीव पाए जाते हैं। पहले होते हैं एक कोशिकीय, यानी जो एक कोशिका के बने होते हैं। उनके लिए डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। इसके अलावा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, यानी बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत भी एक सिंगल कोशिका से ही होती है। तो हमने कल देखा था कि किस तरह से जीव एक स्पर्म से और ओवम के मिलने से बनते हैं। तो बच्चों, जीवों में स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं। वो जाइगोट एक सिंगल सेल होती है जो लगातार डिवाइड होकर एक जीव का निर्माण करती है। इसीलिए कहते हैं कि सभी जीवों की शुरुआत एक सिंगल कोशिका से होती है। तो हमने कल पढ़ा था कि एक सेल के सेल साइकिल में दो फेजेस पाए जाते हैं, पहला इंटरफेस और दूसरा एम फेज। तो इंटरफेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इंटरफेस बच्चों क्या होता है? इंटरफेस एक समय होता है जो दो डिवीजन के बीच में सेल को दिया जाता है, ताकि एक सेल अपने सेल कंटेंट को डबल कर सके, ताकि वो बनने वाली डॉटर सेल्स को इक्वल इतना सेल कंटेंट दे सके जितना उसको डिवीजन के बाद मिला था जब वो डॉटर सेल बनी थी। इंटरफेस के दौरान एक सेल अपने सेल कंटेंट को, यानी उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको बढ़ाती है, अपने डीएनए को डबल करती है, ताकि नई बनी हुई डॉटर सेल्स को अपना जीवन की शुरुआत करने में कोई समस्या ना हो। उनके पास सभी वो सेल ऑर्गेनेल्स हों जो उनके लिए आवश्यक हैं। तो इंटरफेस के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि इंटरफेस दो डिवीजन के बीच का एक फेज होता है, एक समय अंतराल होता है जो सेल साइकिल का लगभग 95% पार्ट कंज्यूम कर लेता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन की सेल। तो ह्यूमन की सेल का सेल साइकिल 24 आवर्स का होता है, यानी इंसानों की जो सेल्स होती हैं वो 24 घंटे बाद डिवाइड होती हैं और दो डॉटर सेल्स में बट जाती हैं। तो इस 24 घंटे के समय में से 23 घंटे इंटरफेस के लिए होते हैं और 1 घंटा माइटोसिस के लिए होता है। तो हम ये देख के ही पता लगा सकते हैं कि एक सेल अपने सेल साइकिल का बहुत सारा हिस्सा अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करने में लगा देती है। यानी डिवीजन में थोड़ा समय लगता है, जबकि 95% टाइम सेल अपने आप को तैयार कर रही होती है कि आगे जाके उसे दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है, इसलिए वो अपने सेल कंटेंट को बढ़ाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि इंटरफेस के दौरान एक सेल अपने सेल कंटेंट को बढ़ाती है। तो ये बच्चों डायग्राम है एक सेल का, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स को भी देख पा रहे हैं। तो बच्चों, एक सेल कोशिश करेगी कि दो डॉटर सेल्स में बंटने से पहले वो इन सभी कंटेंट को डबल कर ले। तो आगे बात करते हैं पॉइंट्स की। तो ये पॉइंट कहता है कि सेल अपने इंटरफेस के दौरान ग्रोथ करती है, साथ में अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करती है। रेप्लिकेशन होता है बच्चों अपने डीएनए की कॉपी तैयार करना, उसको डुप्लीकेट करना। तो सेल अपनी ग्रोथ करती है, अपने सेल ऑर्गेनेल्स को बढ़ाएगी, अपने डीएनए को डबल करेगी, और ये सब एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। आगे बात करते हैं फेजेस ऑफ इंटरफेस की। तो फेजेस ऑफ इंटरफेस, तो इंटरफेस को बच्चों 3 फेजेस में बांटा गया है, और वो है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो अभी तक हमने सेल साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड किया था, और वो थे इंटरफेज और एम फेज। अब हमने इंटरफेस को भी
3 फेजेस में डिवाइड कर दिया और वो है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इंटरफेज का सबसे महत्वपूर्ण फेज S फेज होता है, जिसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसमें सेल अपने डीएनए को डबल करती है, डुप्लीकेट करती है। G1 फेज को गैप 1 फेज भी कहते हैं और G2 फेज को गैप 2 फेज भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों समय में सेल आराम नहीं करती, वो बहुत सारे प्रोटीन्स बनाती है, एंजाइम्स बनाती है, साथ में अपने सेल ऑर्गेनेल्स को भी डबल करती है। तो तीनों फेजेस को देखने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम बच्चों एक सेल साइकिल को शो करता है कि किस तरह से माइटोसिस के बाद एक सेल का सेल साइकिल शुरू होता है और फिर उस सेल साइकिल का अंत भी डिवीजन पे ही होता है। इस डायग्राम में आप साफ साफ देख पा रहे हो कि इंटरफेस बहुत बड़ा है माइटोसिस की तुलना में, यानी ये लगभग 95% पार्ट कंज्यूम कर रहा है सेल साइकिल का। लेकिन इंटरफेस में भी G1 फेज सबसे बड़ा होता है। तो G1 फेज में बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, ताकि डीएनए की सिंथेसिस के समय जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा उस समय उनको उपयोग किया जा सके। और G2 फेज में भी बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ताकि डिवीज़न के समय में वो काम आ सके। तो दोनों गैप फेजेस में बहुत सारे सेल वर्क करती है और सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन करती है। तो शुरुआत करते हैं G1 फेज से। तो G1 फेज बच्चों वो फेज होता है जिसमें सेल अपने आरएनए को डबल करती है, साथ में बहुत सारे प्रोटीन्स बनाती है, जिन प्रोटीन्स की आवश्यकता डीएनए को बनाने में होती है। बहुत सारे एंजाइम्स बनाती है ताकि आगे जाकर एस फेज में वो काम आ सके डीएनए का रेप्लिकेशन करने में। तो पॉइंट्स की बात करते हैं। तो G1 फेज बच्चों माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन वाले फेज के बीच का एक इंटरवल होता है। हालांकि इन्होंने इंटरवल कह दिया है, लेकिन सेल इसमें आराम नहीं करती, वो बहुत सारे वर्क कर रही होती है ताकि वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हार्मोन्स बना सके, सॉरी एंजाइम्स बना सके, प्रोटीन्स बना सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि G1 फेज के दौरान एक सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, साथ में सेल लगातार ग्रो कर रही होती है, लेकिन इस फेज में वो डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है कि G1 फेज में सेल अपने आप को तैयार कर रही होती है कि वो आगे जाकर डीएनए को रेप्लिकेट कर सके, इसलिए वो लगातार प्रोटीन्स की संख्या बढ़ा रही होती है और साथ में बहुत सारे एंजाइम्स को बना रही होती है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये वो फेज होता है जिसमें सेल डिसाइड करती है कि वो आगे डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। तो बच्चों इंसान में या सभी एनिमल्स में कोई भी सेल लगातार डिवाइड नहीं करती, एक निश्चित समय बाद वो डिवाइड करना बंद कर देती है। तो इसी फेज में वो डिसाइड करती है कि वो आगे जाकर एक परमानेंट सेल बनेगी या नहीं बनेगी। तो बच्चों ये G0 फेज में चली जाती है। G0 फेज वो फेज होता है जिसमें जाकर सेल डिवाइड नहीं होती, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, यानी ज़रूरत पड़ने पर वो दोबारा से डिवाइड हो सकती है। जैसे हमारी बॉडी में अगर कहीं चोट लग जाती है या कोई टिश्यू ख़राब हो जाता है तो वहाँ की सेल्स हालांकि रुक चुकी हैं डिवाइड करना, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, इंजरी होती है, चोट लगती है, तो वहाँ की सेल्स लगातार डिवाइड होकर हमारी चोट को ठीक करती हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर ये सेल्स दोबारा डिवाइड कर सकती हैं। इसी फेज़ को G0 फेज़ कहते हैं। ये इंटरफेज़ में नहीं आता, इंटरफेज़ के बाहर का फेज़ होता है। तो बात करते हैं G1 फेज़ की। G1 फेज़ सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज़ होता है। इस फेज़ में ATP का निर्माण होता है, एंजाइम्स का निर्माण होता है और बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं जो DNA को रेप्लिकेट करने में हेल्प करेंगे। आगे बात करते हैं S फेज़ की। तो S फेज़ एक सेल का बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ होता है। सेल साइकिल में S फेज़ इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि S फेज़ में सेल अपने DNA को डिवाइड करती है।
तो डीएनए एक सेल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक सेल में आरबीसी को छोड़कर बाकी सभी सेल्स के पास अपना डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए इंफॉर्मेशन रखता है कि कोई सेल क्या वर्क करेगी, वो कौन सा एंजाइम बनाएगी या कौन सा प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन में कौन कौन से एमिनो एसिड कहाँ कहाँ जुड़ेंगे, सारी चीज़ों को डिसाइड डीएनए ही करता है। साथ में डीएनए ये भी डिसाइड करता है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारे फेस का कलर कैसा है, हमारे आईज का कलर कैसा है, सारे फैक्टर्स को डीएनए ही डिसाइड करता है। इसलिए एक सेल के लिए डीएनए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हर सेल के पास अपना डीएनए हो, इसलिए एक सेल को डीएनए को डबल करके अपनी डॉटर सेल्स को देना पड़ता है। तो आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि एस फेज या सिंथेसिस फेज वो फेज होता है या वो समय अंतराल होता है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए अपने आप को दुगना कर लेता है, डीएनए अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समय डीएनए हर सेल में डबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये पॉइंट कहता है कि एस फेज में एक सेल का डीएनए 2C से 4C हो जाता है, लेकिन सेल अब भी 2N होती है, यानी डिप्लॉइड होती है क्योंकि उसमें क्रोमोसोम का नंबर अब भी सेम ही होता है। तो अब कंफ्यूजिंग बात आपको ये लग रही होगी कि जब डीएनए की क्वांटिटी 2C से 4C हो गई तो सेल 2N से 4N क्यों नहीं बनी? तो वो बच्चों इसलिए नहीं बनी, उसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आगे ये डायग्राम है क्रोमोसोम का। एक सेकंड, जरा मैं पेन ले लूं। ये ठीक है। तो इसमें बच्चों ये वाला क्रोमोसोम ये दिखाता है कि एस फेज से पहले क्रोमोसोम कैसा था या डीएनए कैसा था। तो ये क्रोमोसोम एस फेज से पहले का है और ये बाद का है। तो बच्चों इसमें क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स निकल आई हैं। तो क्रोमोसोम में बीच में एक सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर पर काइनेटोफोर प्लेट्स पाई जाती हैं। तो क्रोमोसोम पर सेंट्रोमियर से सिस्टर क्रोमेटिड्स निकल आई हैं, लेकिन ये अब भी अलग अलग नहीं हुए हैं, ये एक ही माना जाएगा। इसलिए क्रोमोसोम का नंबर आगे जाकर भी सेम ही रहेगा जब तक ये अलग नहीं होंगी। लेकिन डीएनए क्योंकि इसमें एक कॉपी और तैयार हो गई है, तो उसमें भी वो क्रोमोसोम डीएनए से बनी है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसलिए क्रोमोसोम का नंबर 2N ही होगा, लेकिन इसमें डीएनए की क्वांटिटी डबल हो गई। तो आगे बात करते हैं बच्चों। ये शो करता है एक इंसान में क्रोमोसोम के नंबर को। तो क्रोमोसोम बच्चों इंसान में 46 होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं। अब ये पेयर्स में क्यों होते हैं? क्योंकि एक जीव में क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम मम्मी से आते हैं और 23 पिता से आते हैं। ये क्रोमोसोम साथ मिलकर पेयर्स बनाते हैं। तो पेयर्स बच्चों ऐसे बनते हैं कि 23 क्रोमोसोम जैसे पापा से आते हैं, ऐसे ही मम्मी से आते हैं। जैसे हम हाइट की बात करें तो हाइट का दोनों से एक एक आएगा, एक मम्मी से आएगा, एक पापा से आएगा। आगे आकर जब ये बेबी में जाएंगे तो वहाँ पे ये हाइट के क्रोमोसोम आपस में एक पेयर बना लेंगे। इसी तरह से कैरेक्टर्स के पेयर्स बन जाते हैं। तो क्रोमोसोम इसलिए पेयर में प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर में एक कैरेक्टर होता है और वो कैरेक्टर नए बेबी में शो होता है जो डोमिनेंट होता है, जो पावरफुल होता है। जैसे हमारे पापा से हमें लॉन्ग हाइट का कैरेक्टर आया, क्रोमोसोम आया, और मम्मी से शॉर्ट हाइट का क्रोमोसोम आया। तो बेबी में लॉन्ग हाइट का क्रोमोसोम अगर डोमिनेंट होगा तो वो अपने आप को शो करेगा, तो बच्चे की हाइट बड़ी होगी। तो कैरेक्टर्स एक मम्मी से आते हैं, एक पापा से आते हैं, लेकिन शो सिर्फ एक ही अपने आप को करता है जो डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे 23 जोड़ी क्रोमोसोम है। तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम है यानी 46 है। तो 23 × 2 = हो जाएंगे 46। तो ये पेयर्स को बताते हैं
इसलिए हम सेल में 2n क्रोमोसोम की बात करते हैं। हमने पीछे कहा था कि क्रोमोसोम फिर भी 2n ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम है लेकिन उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स निकल आई हैं, इसलिए डीएनए का क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। आगे देखते हैं एक और डायग्राम। तो इस तरह से सेल में डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है लेकिन फिर भी सेल डिप्लॉइड ही रहती है, 4n नहीं होती है, 2n ही रहती है। आगे बात करते हैं क्रोमोसोम। इसमें आप काइनेटोकोर प्लेट्स को देख पा रहे हो। जब सेल डिवाइड होगी तो इस प्लेट से स्पिंडल फाइबर आके जुड़ जाएंगे। ये स्पिंडल फाइबर्स आगे जाकर इस क्रोमोसोम को 2 में डिवाइड कर देंगे और हर एक पार्ट एक नया क्रोमोसोम बन जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का भी निर्माण होता है। अब आगे आते हैं G2 फेज में। तो G2 फेज को बच्चों गैप 2 फेज भी कहते हैं। इस फेज में एक सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तैयार करती है। अब से तैयारियां शुरू हो जाती हैं ताकि आगे जाकर कोई समस्या ना हो। सेल एंजाइम्स प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देती है, जो भी सेल डिवीजन के लिए उपयोगी हैं उन सभी एंजाइम्स को बनाती है। साथ में G2 फेज में सेल अपने माइटोकॉन्ड्रिया को, अपने क्लोरोप्लास्ट को डबल करती है। आगे बात करते हैं पॉइंट्स की। तो G2 फेज के दौरान प्रोटीन्स का निर्माण होता है, जो प्रोटीन्स माइटोसिस की प्रिपरेशन होते हैं, माइटोसिस की तैयारी के लिए बनाए गए होते हैं। तो ये प्रोटीन्स आगे जाकर बच्चों माइटोसिस में हेल्प करेंगे, उसी के वर्क में काम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन्स और एंजाइम्स इस फेज में बनते हैं, और ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये डिवीज़न के समय काम आ सके। साथ में इस फेज में बहुत सारी एटीपी का भी निर्माण किया जाता है, क्योंकि सेल को डिवाइड करते समय एटीपी की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए एटीपी को भी बनाया जाता है। अब आगे बात करते हैं G0 फेज की। तो बच्चों, एक जीव में ऐसा नहीं होता कि सभी सेल्स लगातार डिवाइड कर रही होती हैं। कुछ सेल्स आगे जाकर जब जीव यंग हो जाता है तो सेल्स डिवाइड होना रुक जाती हैं, क्योंकि आगे जाकर वो जीव ग्रोथ नहीं करता, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो सेल्स G0 फेज में चली जाती हैं। तो ये ऐसा फेज होता है बच्चों जिसमें सेल्स G1 फेज से आती हैं। ये सेल्स अब मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन तब तक डिवाइड नहीं करती जब तक इनको डिवीज़न की ज़रूरत ना पड़े। वो ज़रूरत होती है कि अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो ये सेल्स फिर डिवाइड होकर उस चोट को सही करेंगी। अगर हमारा कोई टिश्यू ख़राब हो जाता है तो ये सेल्स उस टिश्यू को सही करेंगी, रिप्लेसमेंट में हेल्प करेंगी। तो जब ज़रूरत पड़ेगी केवल तभी डिवाइड करेंगी, लगातार डिवाइड नहीं करती रहेंगी। तो हर जीव बच्चों सेल से बना होता है, लेकिन कुछ सेल्स डिवाइड नहीं करती, जैसे कि हार्ट सेल और हमारे नर्व सेल्स। हमारी बॉडी में कभी भी चोट लगती है तो सेल्स अपने आप को डिवाइड करके जो G0 फेज में पहुंच चुकी हैं वो हमारी चोट को, हमारी इंजरी को सही करती हैं, सेल्स को रिप्लेस करती हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर ये सेल्स काम आती हैं। तो आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पॉइंट ये कहता है बच्चों कि एडल्ट्स एनिमल में, अब यहाँ पे हमने एडल्ट्स क्यों कहा, क्योंकि जब एक जीव एडल्ट हो जाता है तो उसको आगे और डिवीज़न की मतलब ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उसमें इतनी सेल बननी होती हैं जितनी उसमें डेथ हो रही होती हैं। तो इसलिए इस समय कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवीज़न रोक देती हैं, और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिवाइड ही नहीं करती, जैसे हार्ट सेल होती हैं। लेकिन कुछ सेल्स ज़रूरत पड़ने पर डिवाइड होती हैं। तो ये सेल्स G1 फेज के बाद S फेज में नहीं जाती, ये G1 फेज से G0 फेज में चली जाती हैं। इसी फेज को क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं या G0 स्टेज भी कहते हैं।
तो वो सेल्स जो G0 फेज में आती हैं वो आगे डिवाइड नहीं करती, मेटाबॉलिकली एक्टिव बनी रहती हैं। तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।